Hello student, Mukesh sir is here and now we will discuss about the answer key of exercise chapter number 2nd of 8th class, and that is microorganism friend and foe. So student, firstly we will discuss about the exercise of NCERT book, and then we solve some other questions other than NCERT book. So now we start from first question, that is fill in the blanks. In a part, microorganism can be seen with the help of dash. As we know, microorganisms are very tiny organisms that cannot be seen with the help of naked eye. So we have to use some special, and the special object is microscope. So first fill in the blanks, and the answer is microscope. Means microorganism can be seen with the help of a microscope because these are very tiny organism that cannot be seen with the naked eye. Second option is there, blue green algae fix dash directly from air to enhance fertility of soil. मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यहाँ बात हो रही है हमारी कौन सी गैस, एज वी डिस्कस इन चैप्टर दैट इज नाइट्रोजन. फिक्स नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस द फर्टिलिटी, एंड कन्वर्ट किस में करते हैं ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर. ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम बोथ वर्क टुगेदर as a symbiosis system and convert the nitrogen into nitrogenous compounds. Next, alcohol is produced with the help of dash. Alcohol is produced with the process of fermentation, and fermentation process is completed by yeast powder. Okay, कि अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस करते हैं. अल्कोहल को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस करेंगे, और किसकी हेल्प से करते हैं, यीस्ट पाउडर की. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलेरा इज कॉज्ड बाय, कि कोलेरा जो डिजीज रहेगी उसको किससे फैला जा सकता है, वो किससे फैलती है. ठीक है, तो कोलेरा का जो हमारा आंसर है तो वो होता है बैक्टीरिया, क्योंकि कोलेरा बैक्टीरिया से स्प्रेड होती है. ठीक है, इसलिए कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज. नेक्स्ट, दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक कंप्लीटेड, एंड सेकंड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर मीन्स MCQs. देयर आर 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज ओनली वन. yeast is used in the production, as we earlier discussed question number first and section C. This is alcohol is produced with the help of yeast. Then question is same as it is, yeast is used to production of alcohol. Okay, so now in the second question, the following is an antibiotic. एंटीबायोटिक मतलब बायोटिक जो सब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनके एंटी मीन्स अपोजिशन में कौन सी चीज़ यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है, यीस्ट भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, यहाँ पे एंटीबायोटिक रहेगा ये. ओके, नेक्स्ट, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, यानी जो मलेरिया जो कॉज करते हैं वो प्रोटोजोआ कौन सा है, उसका हमें नेम बताना है यहाँ पे. एज वी डिस्कस इन क्लास और डिस्कस इन बुक, फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो इज कॉज मलेरिया एंड दैट इज प्रोटोजोआन. ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. अगर हम अपने घर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ को स्प्रेड करने में, डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने में जो हेल्प करती है, वो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करने वाली यहाँ पे हाउस फ्लाई रहेगा इसमें. ठीक है, दैट इज सेकंड ऑप्शन, हाउस फ्लाई. ओके, नेक्स्ट, द ब्रेड और इडली डो राइज बिकॉज ऑफ. अब जितने भी जैसे हम केक, ब्रेड
इन चीज़ों को बनाते टाइम हम यूज़ करते हैं यीस्ट पाउडर की सेल्स का, यानी यीस्ट सेल का, ठीक है। और यीस्ट सेल क्या होती है, अपने आप को मल्टीप्लाई करती है कुछ टाइम पीरियड के अंदर। अगर वो वेट ऑब्जेक्ट यानी कि या तो डव या फिर वेट किसी क्लोथ्स के अगर कांटेक्ट में आते हैं तो अपने आप को स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर मल्टीप्लाई कर देती है। तो यहाँ पे ब्रेड और इडली डो राइज बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। क्यों? क्योंकि यीस्ट पाउडर जो हमने डाला था वो ग्रो करेगा और ग्रो करने के साथ में जो हमारा मटेरियल है वो प्लफी मतलब उठ जाता है, ऊपर राइज कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल। पहले भी मैंने बताया कि शुगर को एल्कोहल मीन्स एल्कोहल को बनाने की जो चाहे यीस्ट पाउडर का यूटिलाइज करें हम, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी, फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द शुगर इनटू एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ यीस्ट पाउडर। सो सेकंड क्वेश्चन यानी कि MCQs कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम नंबर 1 to 2 मीन्स इन ऑर्गेनिज्म को आपको मैच करना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम, सिंपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वायरस, ओके, या फिर आप अदर भी कर सकते हैं, इसमें से जो जो आपको बेटर लगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया, जो हमने अर्लियर डिस्कस किया है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस में था? अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग कोलेरा, यानी कॉजिंग कोलेरा। तो बैक्टीरिया कोलेरा के साथ। नेक्स्ट राइजोबियम का भी जस्ट हमने डिस्कस किया कि राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बोथ आर यूज टू फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है। बोथ आर यूज टू फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द सॉइल, ओके, इन नाइट्रोजनस कंपाउंड फॉर्म। नेक्स्ट लैक्टो एसिड बेसिलस या फिर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस यूज किया जाता है दही बनाने में, सेटिंग ऑफ कर्ड, ओके। नेक्स्ट उसके बाद में यीस्ट पाउडर का, अभी ये भी हमारा क्वेश्चन अभी जस्ट किया हमने, यीस्ट पाउडर यूज किया जाता है केक, ब्रेड, ओके, इस पे। नेक्स्ट इनमें से अब हमारे पास जो दो ऑप्शन बचे, उनमें से प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी बन सकती है? और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है जो प्रोटोजोअन की कैटेगरी के अंदर होता है, वो मलेरिया को फैलाने का काम करता है। और वायरस जो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचा है, वायरस कॉजिंग एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन इज दैट कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद नेक्ड आई। क्या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं देख सकते, देन हाउ कैन यू सी, आप कैसे देख सकते हो, ओके। और ये भी हमारा यही कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल्स टू बी सीन विद नेक्ड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल यानी कि टीनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, यानी हम इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या रहेगा यहाँ पे? मैग्नीफाइंग ग्लास का यूटिलाइज कर सकते हो या फिर माइक्रोस्कोप, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे फंगस, जो ब्रेड के ऊपर हमें वाइट स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वो आपको अगर कंबाइन फॉर्म में हो तब आपको दिखाई देगा, बट अगर फिर भी हम उसको देखना चाहें तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे? मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है व्हाट इज द मेजर ग्रुप, कि हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग ग्रुप कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ग्रुप जो रहेगा हमारा वो है बैक्टीरिया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है। डिजीज कॉजिंग, फीमेल एनाफिलिस के बारे में पढ़ा, या अदर कोलेरा को फैलाने वाले बैक्टीरिया के बारे में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। जैसे प्रोटोजोआ, फीमेल एनाफिलिस हो गया। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनके पॉजिटिव इफेक्ट भी एज पर बुक के अकॉर्डिंग और चैप्टर के अकॉर्डिंग, और इनके नेगेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पर हमने इनके नेगेटिव इफेक्ट भी लिख सकते हो, आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ओके। तो बैक्टीरिया के यहाँ पे सिंगल सेल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा,
और इसकी शेप कैसी होती है, स्पाइरल एंड रॉड शेप, मीन्स स्ट्रेट मिलेंगे ये आपको। ओके, और जब हम इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट, फंजाई। फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है, ये भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं। और ब्रेड मोल्ड्स आर कॉमन एग्जांपल ऑफ फंजाई। आप ब्रेड मोल्ड्स के ऊपर फंजाई को इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ, ये भी सेम है हमारा, ठीक है। मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। ये आपके सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे वायरस हम इन कैटेगरी के अंदर नहीं रखते माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वायरस आर होस्ट कंट्रोल्ड होते हैं ये, यानी जैसे होस्ट प्लांट होता है ना, वैसे होस्ट ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं, ठीक है। और इनको देखने के लिए हमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, वायरस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी बताया ना कि होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, जो शेल्टर भी देता है और खाने की चीज़ें भी देता है, ठीक है। दैट फूड एंड शेल्टर दैट आर गिवन बाय द organism is called host organism. Next, algae. Algae are green color organism रहेंगे। algae green color के दिखाई देते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर होंगे, फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देम, और जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना रेडी कर सकते हैं, जैसे स्पायरोजाइरा। ओके, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट, Name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil. जैसा कि हम जानते हैं there are 78% nitrogen in our atmosphere, but it cannot be directly utilized by plant or animal. ठीक है, plant or animal can only utilize the nitrogen compounds. और कंपाउंड को बनाने का जो काम यहाँ पे रहेगा वो रहते हैं या तो राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू, ठीक है। और कहाँ पे पाए जाते हैं ये, जो जितने भी हमारे पल्सिस की जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया, राइजोबियम और सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजुअल कंपाउंड्स, ठीक है। और यही कंपाउंड फिर सॉइल के अंदर चला जाता है, सॉइल से प्लांट्स यूज़ करेंगे, प्लांट्स के बाद में एनिमल्स यूटिलाइज कर लेते हैं, और फिर वापस उनकी डेथ के बाद में कहाँ पर, सॉइल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 10 लाइन ऑन द यूजफुलनेस। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दोनों इफेक्ट रहते हैं हमारे, यूजफुल भी एंड नेगेटिव इफेक्ट भी, यानी हार्मफुल इफेक्ट भी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे रहेगा कि आपको यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल्स, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट्स। फिर भी इनका हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर वाइटल यूजेज है। क्या क्या रहेंगे, फर्स्ट पॉइंट, दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, वाइन बनाने के लिए, बेकरी के अंदर, अचार यानी कि पिकल के लिए, और अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर हम इनका यूटिलाइज करते हैं। यानी वाइन, बेकरी के अंदर, पिकल यानी अचार बनाने के लिए, और अदर फूड आइटम जो हम रेगुलर अपनी लाइफ के अंदर बनाते हैं। नेक्स्ट, यीस्ट पाउडर का यूटिलाइज किया था फर्मेंटेशन प्रोसेस, और किस लिए, एल्कोहल यानी वाइन तैयार करने के लिए, ठीक है। तो एल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टो एसिड बैसिलस भी बोलते हैं, इसका यूटिलाइज करते हैं हम कर्ड, दही तैयार करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस रहेगी। नेक्स्ट, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर कन्वर्जर, ठीक है, जिनको हम डीकम्पोजर बोलते हैं। ये डीकम्पोज कर देते हैं वेस्ट मटेरियल को यूजेबल फॉर्म के अंदर, एंड द यूजेबल फॉर्म इज नॉन एज मैन्योर। ओके, तो इसमें रहेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस पॉल्यूशन, जैसे डीकम्पोजर, बैक्टीरिया, फंजाई ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटा यानी कि वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन एब्जॉर्ब बाई प्लांट। तो इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और वही प्लांट्स के थ्रू यूटिलाइज कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, जो अभी आपको बताया था। सॉइल फर्टिलिटी कैसे, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और उसी के थ्रू प्लांट्स इनका यूटिलाइज कर सकते हैं। और करने का काम कौन करेगा यहाँ पे, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम। नेक्स्ट, microbes are play an important role in preparation of many type of
मेडिसिन्स लाइक एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ रहेगी हमारी, केमिकल प्रोडक्शन एंड एंटीबॉडी इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल द बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोब आर ऑल्सो यूज इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। सीवेज यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट जो कुछ फैक्ट्रीज से निकलता है या फिर कहीं से इंडस्ट्री से, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको ख़त्म करने का काम करेंगे, उनको कन्वर्ट कर देंगे इन पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल, यानी ऊपर जो क्वेश्चन किया उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स है, ठीक है, यूजफुल पॉइंट रहेंगे, और यहाँ पर हार्मफुल पॉइंट्स हमारे, ठीक है। तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दोनों के दोनों बोथ, यानी यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ इफेक्ट आर डन ऑन आवर environment, our body, in everywhere, okay. So now we discuss about the harmful effect of microorganisms. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा हमारा कि डिजीज इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग। सबसे जो मेन इफेक्ट रहता है वो यही है कि डिजीज केयरिंग होते हैं, ये डिजीज को कम्युनिकेट करते हैं, डिजीज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, डिजीज ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं, ये सबसे मेन फैक्ट इनका यही रहता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग। जैसे एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, टाइफाइड, ओके, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज ट्रांसफर करेंगे। कैटल्स के अंदर यानी एनिमल्स के अंदर फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ जिसको हम मुंह खुर भी बोलते हैं, ठीक है, मुंह खुर, वो भी हमारा वायरस के थ्रू फैलता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जैसे सिट्रस कैंकर, ठीक है, जो वीट के अंदर होता है, सिट्रस कैंकर हो जाएगा, या फिर ऑरेंज और एप्पल के अंदर, ठीक है, जो माइक्रोबियल डिजीज फैलाने का काम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, ऑन एंटरिंग इन आवर बॉडी, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव वे से इफेक्ट डालते हैं तो ये टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज द टॉक्सिसिटी इन आवर बॉडी, मीन्स पॉइजन को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, पॉइजन प्रोड्यूस करेंगे, और पॉइजन प्रोड्यूस होने से फूड पॉइजनिंग और इवन डेथ तक का इफेक्ट पड़ सकता है हमारी बॉडी के ऊपर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा फंगस स्पॉइल आवर फूड, यानी कि हमारा जितना भी फूड मटेरियल होता है उनको खराब करने का भी इनका इफेक्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड लेफ्ट ऑन अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन गेट स्पॉइल्ड बाय फंगस। अगर हम ब्रेड को कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर वेट कंडीशन के अंदर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर हमें वाइट स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कॉटन के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, और जो होता है फंगस यानी फंजाई का इफेक्ट रहेगा वहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीबायोटिक, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक, कि एंटीबायोटिक होते क्या हैं और हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए जब भी हम एंटीबायोटिक कोई भी, चाहे इंजेक्शन हो या टेबलेट्स, उनका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। एक तो एंटीबायोटिक हमें नेम से पता चल रहा है यहाँ पे, एंटी का मतलब होता है अपोजिशन, ठीक है, इन अपोजिट, ठीक है। एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं टू किल अदर डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि जो डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनसे हमारी बॉडी पहले से तैयार हो जाए, ठीक है, उनसे डिजीज कॉजिंग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल करने के लिए, इनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ये टेबलेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ये इंजेक्शन की फॉर्म में, ओके। दीज मेडिसिन आर कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, और इनमें बैक्टीरिया और फंजाई हेल्प करते हैं मेडिसिन को बढ़ाने के लिए, और इनका एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिकॉशन क्या क्या होते हैं ताकि हम जब भी इनका यूटिलाइज करें तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी जब भी आप एंटीबायोटिक टेबलेट्स इंजेक्शन का यूज करें तो आप सुपरविजन यानी कि पूछताछ करें पहले किसी क्वालिफाइड डॉक्टर, या क्वालिफाइड डॉक्टर की देखरेख के अंदर उस एंटीबायोटिक का यूज करें। नेक्स्ट, कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर। जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का जो कोर्स रहता है, अगर आप उसको कंप्लीट डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया है आपको, अगर उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हो
तो ही हम उस डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो वो डिजीज़ आपकी कुछ टाइम पीरियड के बाद में दोबारा इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड कोर्स यानी हमारा जो कोर्स रहेगा उसको एक कंप्लीटली वे में ख़त्म करना है हमें। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन राइट अमाउंट एंड राइट टाइम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि कोर्स के अकॉर्डिंग चलना है हमें, राइट टाइम और राइट अमाउंट के अंदर, ना तो उसकी ज़्यादा डोज का यूटिलाइज कर सकते हैं हम, ना कम का, क्योंकि एंटीबायोटिक है ये। ठीक है, कितने बैक्टीरियाज को किल करने का हमारा काम रहेगा। ठीक है, ए रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक मेक ड्रग इनइफेक्टिव। अगर रॉन्ग डोज होगी मतलब या तो कम होगी तो भी इनइफेक्टिव, इफेक्ट ही नहीं करेगी वो। ठीक है, ऑल्सो एक्सेसिव, अगर हमने इसको ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया तो ये किल द यूजफुल बैक्टीरिया, ये यूजफुल बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर सकती है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी NCERT की। ठीक है, सो स्टूडेंट देयर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर देन NCERT एंड देट आर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल, डू यू एग्री? क्या सारे के सारे माइक्रोब्स जो हम स्टडी करते हैं, क्या सारे के सारे माइक्रोब्स आपके हार्मफुल होते हैं? अगर आप इस बात से एग्री हो तो रीज़न, तो ये हमने अभी जस्ट स्टडी किया है कि हार्मफुल एंड यूजफुल दोनों इफेक्ट होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो नॉट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल, सारे के सारे माइक्रोब्स जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होते। सम ऑफ द माइक्रोब्स प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं हमारे पॉजिटिव इफेक्ट भी देते हैं, जैसे जस्ट अभी हमने उसके बारे में पढ़ा था, एंटीबायोटिक बनाने में भी काम करते हैं। ठीक है, जो ट्रीटमेंट करते हैं हमारी डिजीज़ का। इसके अलावा यीस्ट का यूज़ करते हैं हम फूड प्रोडक्शन के अंदर, वाइन तैयार करने के लिए। ठीक है, पिकल्स के लिए, इस टाइप से। तो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल किसके अंदर हो सकता है? जिसके कलर, ये तो हमारा सिंपल वे क्या होता है, कलर ग्रीन हो। ठीक है, और अगर हम कलर ग्रीन की बात करते हैं तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो क्लोरोफिल हो, जिसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कंप्लीट भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू हैव ए सेलुलर, डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, कि किन का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता? जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि वायरस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते भी हैं और नहीं भी। क्यों? क्योंकि इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच वायरस आर रिगार्डेड एज बीइंग ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। कि हमें कोई भी एक प्रॉपर्टी बताइए कि जिसमें हम ये बता सकते हैं कि वायरस है ना वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर बॉर्डर लाइन में नहीं होता। तो वायरस डू नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड देयर होस्ट सेल, ये भी हमें पता है कि वायरस कभी भी होस्ट सेल के बाहर, यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, सो व्हेन वायरस इंटर लिविंग सेल दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। जब भी वायरस किसी लिविंग सेल के अंदर होंगे तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। द एबिलिटी ऑफ वायरस टू सेलेक्टिव रिप्रोड्यूस विद इन द होस्ट सेल अलाउ वायरस टू बिहेव एज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। सो हम कह सकते हैं कि वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर क्लोजर टू प्लांट्स। भी हमें प्लांट्स की कैटेगरी के क्लोजर कौन सा है? एल्गी और प्रोटोजोआ, एल्गी और प्रोटोजोआ। तो एल्गी का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। ठीक है, बिकॉज ऑफ किसके कारण? यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल हमारे प्लांट्स के अंदर भी होता है, क्लोरोफिल एल्गी के अंदर होता है। तो एल्गी आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट। ठीक है, बिकॉज, अब हम हिंट दे सकते हैं, बिकॉज both plants and algae possess chlorophyll and have ability to produce their food by themselves with the help of process photosynthesis। ठीक है, और प्रोटोजोआ किससे रिलेटेड होते हैं? एनिमल से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, वाइल मेकिंग केक और ढोकला, जब भी हम केक या ढोकला बनाते हैं, द डो यानी कि जो आटा होता है हमारा, जो गीला वेट जो रहेगा उसको बोलते हैं डो,
राइजेज ऊपर उड़ जाता है बिकॉज ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो हमें उस सब्सटेंस का नेम बताना है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है। ओके, तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ढोकला और केक द फर्मेंटेशन प्रोसेस रिलीज CO2 गैस। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि CO2 गैस रिलीज होती है जिसके कारण डो राइज हो जाता है, ठीक है। अब CO2 गैस की अगर बात करते हैं तो CO2 गैस होगी वो हमेशा बबल्स की फॉर्म में निकलती है, ठीक है, और ये यीस्ट पाउडर के थ्रू तैयार की जाती है। ये भी हमारा पॉइंट बन सकता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर यीस्ट पाउडर का हम यूटिलाइज करते हैं। दिस कॉज टू डो टू राइज। अगर गैस की बात करते हैं तो CO2 गैस। ओके, नेक्स्ट, टू प्रिवेंट ए डिजीज caused by a certain microbes, डॉक्टर इंजेक्ट द सेम माइक्रोब्स। कि जब भी हमें किसी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से बचाव करना होता है, प्रिवेंट, तो डॉक्टर हमारी बॉडी के अंदर सेम माइक्रोब्स इंजेक्ट करते हैं। अब माइक्रोब्स को इंजेक्ट किया है, ठीक है, हाउ इट इज एंश्योर दैट दिस प्रिवेंट द डिजीज इंस्टेड ऑफ कॉजिंग, कि वो माइक्रोब जो हमारी बॉडी के अंदर छोड़े गए हैं वो हमारे कॉज नहीं, यानी कि हमें नुकसान नहीं करेंगे बल्कि हमें बचाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते क्या है, ठीक है। द माइक्रोब्स दैट आर इंजेक्टेड इन द पर्सन्स ब्लड और ट्रीट ए डिजीज आर आइदर किल और वीक प्रायर टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स यहाँ पे जो माइक्रोब्स जो इंजेक्ट किए जाते हैं वो फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे क्या रहेंगे कि डिजीज को या तो ख़त्म करने का काम करेंगे, यानी कि जो डिजीज फैला रहे हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनका इफेक्ट करने वाले, जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, वो वीक प्रायोरिटी के होते हैं ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो, ठीक है। दिस एंश्योर दैट द माइक्रोब डू नॉट कॉज एनी हार्मफुल इफेक्ट, और इसी से क्या होता है कि वो हार्मफुल इफेक्ट कर नहीं पाते, ठीक है। और ये जो इंजेक्टिंग प्रोसेस होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वैक्सीनेशन, लाइक कोरोना वैक्सीनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स दैट लाइव इनसाइड आवर बॉडी ऑफ एनिमल नॉर्मली कॉज डिजीज, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिजीज फैलाने का काम करते हैं, ठीक है, और कुछ हमारी हेल्प भी करते हैं। तो हमें इनका एग्जांपल देना है दोनों के अंदर, जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इन डाइजेस्टिव सिस्टम सर्टेन हर्बीवोर्स एनिमल सच एज गोट्स एंड काउज हाउस सर्टेन बेनिफिशियल प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हेल्प करते हैं डाइजेस्ट प्लांट मटेरियल कौन सा? सेलुलोज, ठीक है। और उनके अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं, ये स्टमक के अंदर जो रूमन पार्ट होता है वहाँ पे एक्टिव होते हैं ये, ठीक है। और ये आपने लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th के अंदर साइंस में पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर, रूमिनेंट्स, यानी एनिमल्स के अंदर रूमिनेशन प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। और एनिमल्स के अंदर रूमिनेशन प्रोसेस होती है तभी वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और हमारे अंदर रूमन पार्टिकल नहीं होता बॉडी के अंदर, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, पॉस्चराइजेशन मीन्स बॉइलिंग मिल्क टू किल द जर्म्स। कि पॉस्चराइजेशन का मतलब है कि हम मिल्क को एक लिमिट तक गर्म करेंगे और जर्म्स को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यस, अब बट इसमें ना कूल डाउन और करना होता है, हमें एट ए टाइम ही हम इसको वापस कूल डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो पॉस्चराइजेशन इज ए फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, यानी कि फूड को बचाने की एक टेक्निक है जिसको हम लंबे टाइम तक यूज कर सकें। इन विच द मिल्क इज फर्स्टली हीटेड एट 70 डिग्री टेम्परेचर, लगभग 70 डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, एंड आफ्टरवर्ड द मिल्क इज रैपिडली कूल डाउन। रैपिडली का मतलब एट ए टाइम, यानी उसी टाइम उसको वापस ठंडा कर दिया जाता है, रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। क्योंकि हमें पता है कि माइक्रोब्स ना तो हाई टेम्परेचर पे अपने आप को सर्वाइव कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते, ना एक लिमिट से ज़्यादा जो लो टेम्परेचर रहता है उस पर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉस्चराइजेशन इज नॉट जस्ट बॉइलिंग, बताया ना भी कि ये सिर्फ बॉइलिंग प्रोसेस नहीं है, बल्कि क्या करते हैं ये हमें जर्म से भी छुटकारा दिलाने का काम करते हैं, ठीक
ठीक है। सिंपल दूध को गर्म करने का मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ उसको गर्म किया, ठंडा किया, यूटिलाइज कर लिया, नहीं। पॉस्चराइजेशन का मतलब है हमने उसको इस लेवल पे ले आए कि वो अब हम ज़्यादा टाइम तक उसका यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी इफेक्ट। सो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 जो हमारा कंप्लीटेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।